बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 7 की पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 1 शुरू किया था पढ़ना। तो कल जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में आज हम सेल के ऊपर पढ़ते हैं और उसका हमने क्विज दिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रश्नों को किया भी था। तो आज हम किस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल को अंग्रेजी में रॉक्स कहते हैं और हिंदी में इसका दूसरा नाम चट्टान। चट्टान तो आपने बहुत बार सुना है, चट्टान है, पत्थर है, ये सब शब्द सुने, लेकिन सेल शब्द जो है वो आपके लिए बहुत नया है। और इस सेल शब्द को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चट्टान को क्या कहते हैं? सेल। क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सेल कितने प्रकार की होती हैं, ये कौन कौन सी सेल हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि सेल को चट्टान कहते हैं। चट्टान तो आप जानते हैं मगर सेल आप नहीं जानते, इसलिए ये ज़रूर ध्यान कर लीजिए कि सेल का दूसरा नाम चट्टान है। यानी चट्टान को हम क्या कहेंगे इस किताब में पढ़ाई की भाषा में? सेल। तो ये सेल हमारी बनी कैसे? ये खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है सेल। खनिज जो पृथ्वी के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ निकलते हैं उनको हम खनिज कहते हैं, उन्हीं से हमारी ये चट्टानें धरातल पर बनी हैं। ये जो चट्टानें बनी हुई हैं, जो सेल बनी हुई हैं, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, मतलब इनके आकार अलग हो सकते हैं। या तो ये छतरी की तरह हो जाएंगी, या नुकीली हो जाएंगी, या पठार की तरह हो जाएंगी, गोल गुंबद की तरह हो जाएंगी, किसी भी आकृति की हो सकती हैं। इनके आकार बदल सकते हैं, इनके रंग भी, कुछ काली सेल भी चट्टानें होती हैं, कुछ लाल चट्टानें होती हैं। तो इनके विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, रंग हैं, ये रंगों में ये पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम होती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती हैं और मिट्टी और रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर जिस सिलबट्टे पे आपकी मम्मी लोग मसाला पीसती हैं वो क्या है? वो भी तो एक पत्थर है ना, चट्टान है एक। आप छोटी सी कक्षा में जिस स्लेट से लिखते थे, जिसमें पढ़ते थे, वो भी क्या है? एक चट्टान है। तो और ये जो हमारी ज़मीन है जिस पर हम खेती भी करते हैं वो भी क्या है? एक चट्टान है। अब ये सभी सेल या चट्टान अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये जो चट्टान है, ये सेल हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। सेल जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। सेल 3 प्रकार की होती हैं। सेल के प्रकार देखिए, पहला है आपकी आग्नेय सेल, दूसरी है आपकी अवसादी सेल और तीसरी है आपकी रूपांतरित सेल। आपको ये शब्द बहुत ही कठिन लग रहे होंगे क्योंकि आप छोटे भी हैं और ये शब्द कठिन भी हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल, आप सोच रहे होंगे कि हम इन सबको कैसे याद करेंगे। चलिए मैं आपका इसको सरल कर देती हूँ, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। आग्नेय सेल, आग्नेय जो शब्द बना हुआ है वो लैटिन भाषा का है। जैसे हमारी हिंदी अंग्रेजी भाषा होती है उसी तरह एक भाषा है लैटिन। उसका इग्निस शब्द है जो उसी इग्निस का अर्थ होता है आग। क्या अर्थ होता है इग्निस का? आग। तो आग शब्द से ही हमारी सेल याली बनी है आग्नेय। क्यों इसका नाम आग्नेय सेल रखा गया? क्योंकि ये आग से निकलती है। आप ये देखिए कि ये उदाहरण देखिए इस पर कि ये आग्नेय सेल हमारी बनती कैसे है। तो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जब पृथ्वी के अंदर, ये हमने आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया था कि जो आंतरिक होती है वहाँ पर अभी भी तरल लावा गर्म, अंदर से हमारी पृथ्वी आज भी गर्म बनी हुई है, वहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। तो वो जो तरल पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, वो भरा हुआ है। तो वही जब ज्वालामुखी, आप जानते हैं, सुने हैं, कक्षा 6 में पढ़े हैं, तो जब ज्वालामुखी फूटता है तो यही तरल पदार्थ मैग्मा निकल करके एक छिद्र के द्वारा पूरे धरातल में जा कर के फैल जाता है। तो और ये इसमें इतना, ये राख और धुएं, आपको ये देखिए राख और धुआं जैसा दिख रहा है, राख और धुएं की तरह। तो उड़ती हुई राख और धुओं जैसा ये पदार्थ जो निकलता है, दिख रहा है आपको, निकलता दिखाई पड़ रहा है, आग्नेय सेलों की रचना करता है। जब धरातल पर ये आकर के फैल जाता है तो इससे क्या बन जाती हैं? धीरे धीरे ये मैग्मा क्या होता है? सूख जाता है। सूख करके ये हमारे आसपास यहाँ पर चट्टानों का निर्माण कर देता है। इसलिए चूँकि ये आग से निकलती है, राख और धुएं से, अंदर की आग गर्मी से बनती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? आग्नेय सेल।
है ना। तो आग्नेय शैल आप देखिए क्या है, आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण बनती हैं। तो ये तरल पदार्थ जो निकलता है ज्वालामुखी के होने पर, फूटने पर, तो ये जो है बाहर बह करके आता है और आसपास की ज़मीनों में जम जाता है और ठंडा होकर ये चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले रूप में रहते हैं। जब ये आंतरिक भाग में गर्म और पिघले रूप में रहते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, मैग्मा। देखिए इसी सब से हम अभी आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आपको ध्यान करना है कि जब ये गर्म और पिघला हुआ पृथ्वी के अंदर रहता है ये भाग, तो इसको मैग्मा कहते हैं। और जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, जब छिद्र के द्वारा ऊपर धरातल पर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं इसको, लावा। क्या कहते हैं, लावा। तो जब ये ऊपर धरातल पर फैल जाता है, आ जाता है, तो हम इसको लावा कहते हैं। और इसी को गर्म पिघले पदार्थ को जब पृथ्वी के अंदर होता है तो हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है। अब ग्रेनाइट, बोसाल्ट, ग्रेवो और डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। आपको इनके उदाहरण भी कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट किस शैल का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आग्नेय शैल का है। और हमारी पृथ्वी में जो 2/3 भाग है वो आग्नेय शैलों से ही बना है। ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आग्नेय शैलों का एक और नाम है जिसे कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। अब आप सोचेंगे कि इसको प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वो चट्टान है जिससे वो दोनों चट्टानें, कौन सी, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये दोनों चट्टान भी आग्नेय शैलों से ही बनती हैं। ठीक है, आग्नेय शैलों के द्वारा बनती हैं। अब ये आप, इसलिए हम इसका एक और नाम क्या रखें, प्राथमिक चट्टानें। आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इन आग्नेय शैल की, आग्नेय चट्टानों की, शैल शब्द ही आपको ज़्यादा यूज करना है, चट्टान शब्द कम, ताकि आपको शैल शब्द याद हो जाए। तो आग्नेय शैल की विशेषताएं क्या हैं, तो पहली इनकी विशेषता है आग्नेय शैल कठोर होती हैं। ये बहुत कठोर कड़क होती हैं और इनका अपर्दन कम होता है। अपर्दन मतलब इनका टूटना फूटना इनका कम होता है क्योंकि ये कठोर होती हैं। और दूसरी इनकी विशेषता है कि ये रवेदार और दानेदार होती हैं। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपसे पूछा जाएगा कि आग्नेय शैल की क्या क्या विशेषता है। पहली क्या है, कठोर होती हैं। दूसरा, रवेदार और दानेदार होती हैं। तीसरा, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती क्योंकि ये एक बार में जब ज्वालामुखी से लावा, मैग्मा निकलता है, लावा बाहर निकलता है, तो वही ठंडा होकर के जम जाता है, इसलिए इसमें परतें नहीं पाई जाती, ये ठोस होता है। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब इसमें जीवाश्म मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते जीवाश्म? आग्नेय शैलों में जीवाश्म इसलिए नहीं पाए जाते कि ये जो गर्मी से मैग्मा निकलता है अंदर, पृथ्वी के अंदर से गर्म तरल पदार्थ, ये इतना गर्म होता है कि जब ये पृथ्वी के धरातल पर आता है तो जो जीव जंतु आसपास अगर हैं भी कुछ, तो वो जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए आग्नेय शैल में कहीं भी जीवाश्म, जीव जंतु हमें नहीं मिलते, नहीं पाए जाते हैं। ये इसका ध्यान रखना है आपको कि आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि आग्नेय शैल कैसे बनती है, ज्वालामुखी की क्रिया से, आग के द्वारा। तो जब ज्वालामुखी से ही गर्मी, अंदर की गर्मी, पृथ्वी के अंदर की गर्मी, मैग्मा जब बाहर निकलता है, तभी इन आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अब आपको आग्नेय शैल की उदाहरणों भी ध्यान रखना है। कौन कौन से आग्नेय शैलों में आते हैं? सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, ये सब खनिज पदार्थ किसके उदाहरण हैं? आग्नेय शैल के। ये सब हमें आग्नेय शैलों से मिलता है, सोना, चांदी, लोहा। ठीक है। और आपको एक ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत का जो दक्षिण का पठार है वो पूरा किससे बना है? आग्नेय शैलों से। वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी शैलें पाई जाती हैं? आग्नेय शैल। नागपुर के पठार में भी थोड़ी थोड़ी आग्नेय शैल पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण का पठार जो बना है हमारा, वो आग्नेय शैलों से ही निर्मित है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे ताकि हम जब क्वेश्चन पूछें तो आप इसके आंसर दे सकें। अब आती है, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे कि वो इतना गर्म और गर्म पदार्थ निकलता है पृथ्वी से के अंदर से कि बाहर के जो जीव जंतु होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए आग्नेय शैल में एक भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब आती है आपकी परतदार चट्टान। परतदार चट्टान का दो नाम है, अवसादी शैल और परतदार चट्टान।
आपने बरसात में बहते हुए पानी को देखा होगा, और जब पानी बारिश हो जाती है उसके बाद आपने देखा होगा कि वो अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पत्तियाँ बहा कर ले जाती है। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नलियों, सड़क के किनारे, गड्ढों में ये कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, घास आदि ज़मीन में जम जाते हैं, किनारे कचरा सा इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार फिर मान लीजिए थोड़े दिन, 2 दिन बाद फिर पानी बरसा, फिर वो जब तक सूख गया उसी पर दूसरे फिर मिट्टी के कण और पेड़ पौधे, पत्तियाँ, घास आदि आ गए। इस तरह इन अवसादों से, इन मलबा जमने से ही परतदार सैलों का निर्माण होता है। तो ये जो हमारी परतदार सैल है, परतदार सैलों का निर्माण अवसादों या मलबा के जमा होने के कारण होता है। इसलिए इनकी एक परत बन जाती है। लगातार एक बार में तो पूरा मलबा नहीं आ जाता, एक परत सूख जाती है थोड़ी सी, तब दूसरी फिर आ जाती है। तो जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इनसे एक एक लेयर जैसी निकलती है। सैलों के छोटे छोटे कणों को बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठाकर बहाकर ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के भूतल में इसी तरह पानी भी बहा के ले जाती है। देखिए आपको यहाँ पर अवसादी सैलों का चित्र में देखिए, अवसादी सैल का निर्माण, कितनी सारी लेयर दिखाई जा रही हैं। एक परत, एक बार समुद्र के तलों से भी जो नदियाँ बहती हैं ये सब सामान ले आती, इकट्ठा करती हैं, दोबारा फिर बहाव आता है, उसके ऊपर धीरे धीरे करके परत दर परत जमती जाती है और एक चट्टान का रूप ले लेती है। तो इन सभी जमी परतों की मोटाई जो है हजारों मीटर भी होती है। आपको जो कई परतें दिखाई दे रही हैं इस चित्र में, वो तब देखिए धरातल के 3/4 भाग में परतदार सैल पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपको ये जिस तरह ये पानी और नदियाँ बहा करके ले आती हैं मलबा को और खनिज पेड़ पौधों को और चट्टानें बनाती हैं, उसी तरह वायु भी जब उड़ती है रेगिस्तान वगैरह में तो वो अपने संग वायु, धूल को और बालू को उड़ा कर ले जाती है और उसका भी एक चट्टान के रूप में बनाती है। तो यहाँ आप देखिए जो ये लोयस है, ये वायु से निर्मित परतदार चट्टान का उदाहरण है। जो जब ये तो आपकी मलबा से बनी चट्टान हो गई है ना, और वायु के द्वारा भी जो चट्टान का निर्माण होता है उसका प्रमुख उदाहरण क्या है? लोयस। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? लोयस। और जो हमारा हिमालय पर्वत है, जिसे हम भारत का पहरेदार कहते हैं, जो भारत की रक्षा करता है, जो हमारे उत्तर में चारों तरफ से खड़ा हुआ है, तो वो किस चट्टान से बनता है? वो भी परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। परतदार का दूसरा नाम क्या है? अवसादी चट्टान। और इन परतदार चट्टानों के आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर परतदार चट्टान का उदाहरण है, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला आदि, ये सब क्या है? परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है आपको चाक, खड़िया, मिट्टी, बलुआ पत्थर है ना, इससे भी हम लोग ये सब हम लोग यूज करते हैं। चाक है, पत्थर है, आप चूने का पत्थर देखिए। अब हम आते हैं परतदार सैलों की विशेषता पे। ठीक है, तो परतदार सैल का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। हमने बताया ना आपको कि नदियाँ पानी जब बहा करके ले जाता है तब परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अतः परतदार सैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पत्ती, ये सब इन परतों के बीच में धंस जाते हैं, ऊपर से दूसरी परत पड़ जाती है। इसलिए परतदार जो हमारे होते हैं, परतदार चट्टान है, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? परतदार सैलों में परतें पाई जाती हैं, लेयर इनकी बन जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में इनमें जमाव होता जाता है। तो एक लेयर थोड़ी सूख चुकती है, उसके बाद दूसरा मटेरियल जमा मलबा आता है, वो जा कर के उसमें बिछ जाता है, वहाँ एकत्रित हो जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर पुनः नदी या पानी बरसता है तो फिर वह मलबा आता है और वो सूख जाता है। इस तरह इनमें लेयर बनती हैं, परतें बनती हैं, इसलिए हम ये रवेदार नहीं होती हैं। परतदार सैल मुलायम होती है, चूँकि परत है ना, तो जब इसको तोड़ते हैं तो एक एक लेयर अलग हो जाती है, सरलता से ये परतें जो है टूट जाती हैं, ये मुलायम होती हैं, जैसे चीका, मिट्टी, पंख। परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर क्या है? कड़ी चट्टान है इसी का। और आपकी क्या है विशेषता? परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला, अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज हमें मिलते हैं। इन्हीं से जो कोयला और खनिज तेल निकलता है वो सब परतदार चट्टानों से ही निकलता है। अब
आपने देखा होगा कि जो हमारा दर्शनीय इमारतें बनी हैं संगमरमर के पत्थर से बनती हैं, ये सब रूपांतरित सेल। आगे आप पढ़ेंगे तीसरी में रूपांतरित सेल। तीसरी सेल कौन सी है हमारी? रूपांतरित सेल। अब ये रूपांतरित सेल कैसे बनती है? इसके देखिए शब्द से ही आपको पता चलेगा, रूप में अंतर हो जाए। रूपांतरित मतलब उनका रूप बदल जाए। रूप का मतलब ये या तो आग्नेय सेल से बनती हैं या परतदार अवसादी सेलों से। जब परतदार जो चट्टानें होती हैं वो हवा या पानी के द्वारा उनका ऊपर का भाग थोड़ा थोड़ा टूटते हुए और बहा ले जाती है, तो वो और या आग्नेय सेल की ऊपरी हिस्से कंकड़ पत्थर टूट जाते हैं, तो वो सब जहाँ इकट्ठे होकर के बनते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी रूपांतरित सेल। ठीक है, इस तरह से हमारी रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। अब आप ये बताइए, इनका जो है चट्टान उदाहरण की कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी इसका उदाहरण, जिससे कि हम ईंट बना सकते हैं। कच्ची मिट्टी से हम क्या बना सकते हैं? ईंट। तो ये कच्ची मिट्टी ईंट में बदल गई, लेकिन उसका मेन फंक्शन कच्ची मिट्टी उसी तरह रहता है। इसमें क्या होता है कि ये जो परतदार सेल तथा आग्नेय सेल हैं, ये दाब और ताप के द्वारा परिवर्तित होती है। जब उसमें दबाव लगता है और तापमान होता है, तब ये रूपांतरित होकर के रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अब हमको इनका भी उदाहरण याद कर लेना है। परतदार जैसे कि हीरा है, नीलम है, ये सब परतदार इसके मणिक है, और ये संगमरमर है। ये चूने का पत्थर जो है दाब और ताप के द्वारा संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा आगरा का किला बना हुआ है, आगरा का ताजमहल, वो किस पत्थर का बना हुआ है? संगमरमर का। तो जो रूपांतरित सेलों की विशेषताएं हैं उनको भी हमको ध्यान करना है। तो रूपांतरित चट्टानें ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। जब इनमें ताप पड़ता है और दबाव पड़ता है, तभी आग्नेय सेल और अवसादी सेलें रूपांतरित होकर के रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें कठोरता अधिक होती है। ठीक है, और ये चट्टानें संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम और मणिक जैसे उनसे बनती हैं। इस तरह से अब हम आगे इस चैप्टर को इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।